ऐसा नहीं है कि किसी एज में हो सकता है, तो वही कारण जो ओल्ड एज में वो यंग में भी दिखते हैं। यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक के कारण बिल्कुल अलग होते हैं। कुछ ऐसी अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिसमें आपका बॉडी आपका दुश्मन खुद बन जाता है, खून को गाढ़ा कर देता है, फिर आपके शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो बनते ही नहीं, तो आपका खून नसों के अंदर ही जम जाता है जो कि नहीं जमने चाहिए। या कभी कोई ब्लड वेसल ऐसी है जो कि फट जाती है क्योंकि आपके दिमाग की नसें कुदरती तौर पर कमज़ोर है। ये तो हो गया यंग एज। ओल्ड एज में वही कारण होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स ज़्यादा होना, इन सब चीज़ों की वजह से, स्मोकिंग। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स एक के ऊपर एक ऐड में नहीं करते, मल्टीप्लाई करते चले जाते। तो सिर्फ स्मोकर को यदि 2% है स्ट्रोक होने का चांस, उसको डायबिटीज भी साथ में है तो उसको 10% हो जाएगा। ब्लड प्रेशर भी है तो 12% नहीं रहेगा, 15% हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिस्क मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं ओल्ड एज में। बट स्ट्रोक के कारण हर एज में अलग अलग होते हैं। तो स्ट्रोक किसी भी एज में हो सकता है, परंतु स्ट्रोक से रिलेटेड जो कारण अलग होंगे। स्ट्रोक के कोई अर्ली सिम्टम्स होते हैं क्या? बिल्कुल, अभी एकदम बी फास्ट का जो बताया गया एक बहुत आसान सा चीज़ है। बी फास्ट तो आपने सुना, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर मनीष ने बताया, डॉक्टर सौरभ ने भी इसको रिटरेट किया, लेकिन बहुत आसान सी चीज़ है। कोई भी इवेंट सडन अचानक होना, मैं अचानक हाथ उठा रहा था और नहीं कर उठा पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा था, अचानक मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सडननेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रोक। सडननेस अ नेगेटिव थिंग हैपनिंग, मैं कर रहा था और कर नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम किसी ऐसी बॉडी फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम स्ट्रोक की तरफ देख रहे हैं। बी फास्ट एक निमोनिक है, उसको याद कर लेंगे तो उसके हम 70% ऑफ द स्ट्रोक को 70 से 80% उसको फाइंड करेंगे। पौने 600 DBS को पार्किंसन डिजीज है, बट उसके अलावा भी अब DBS का रोल आ रहा है, पेसमेकर का रोल आ रहा है एपिलेप्सी में। मान लीजिए एपिलेप्सी की बीमारी में किसी एक जगह से एपिलेप्सी बन रही है, वो हम उसका एक खास तरह का ऑपरेशन करके वो हिस्सा निकाल देते हैं, एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। बट कई केसेस में दिमाग के 5-6 हिस्सों से एपिलेप्सी होती है, तो आप दिमाग के 5-6 हिस्से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, वही DBS की इलेक्ट्रोड एक खास जगह में ब्रेन में डालते हैं, जो कि पार्किंसन में हम जहाँ डालते हैं उससे अलग लोकेशन है ब्रेन में जहाँ पे हम डालते हैं। और उसके बाद हमने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है। हमें एक केस अभी भी याद है जिसको रोज़ 15 दौरे पड़ते थे। आप मानिए कि दिन के 15 दौरे पड़ने का क्या मतलब होता है, और उसको तीसरे दिन 15 से 1 दौरा पड़ने लगा, और 2 महीने के बाद सिर्फ महीने में 2 दौरे पड़ने लगे। तो इस तरह का जो एक फ़ायदा है वो इस टेक्नोलॉजी से हमको देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ बीमारियां होती हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे OCD कहते हैं, आपने नाम सुना हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका भी DBS से बहुत अच्छा इलाज है। तो इन सब चीज़ों के अलावा जो मैं चाहूँगा एक चीज़ पे अब हम डिस्कशन करें अगले कुछ मिनट तक, तो ये है कि न्यूरो इंटरवेंशन हो गया, न्यूरोलॉजी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई। फाइनली जब हमारा पेशेंट एक खराब स्थिति में होता है तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है न्यूरो ICU और न्यूरो क्रिटिकल केयर। तो मैं डॉक्टर सौरभ से कहूँगा कि वो थोड़ा सा न्यूरो क्रिटिकल केयर के बारे में। देखिए, न्यूरो ICU एक तरीके से हमारे पूरे न्यूरो साइंसेस की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट है जो क्रिटिकल है वो ICU में जाता ही है। और ICU के अंदर हम लोगों का काम, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा काम सीमलेस और एक टीम की तरह इसलिए है कि जब उसको अगर ब्रेन ट्यूमर है बहुत बड़ा, तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हमने उसको ऑपरेशन से पहले देखा, ऑपरेशन के अंदर हमने एनेस्थीसिया भी दिया, और उसके बाद ICU में हमारी टीम ने सेम टीम ने देखी। तो वो टीम कहीं चेंज नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो कॉन्सेप्ट इसीलिए टीम वर्क का उसके अंदर आता है। सेकेंड, किसी भी तरीके की न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, अगर स्ट्रोक पेशेंट आया, अगर वो स्ट्रोक ब्लीडिंग के साथ आया, तो ब्लीडिंग भी 2 तरीके की होती है, कोई दिमाग के हिस्से में ब्लीडिंग हो गई या दिमाग के पानी के अंदर ब्लीडिंग हो गई, जिसे हम सबर एक्नॉइड कहते हैं। तो अगर उस तरीके की ब्लीडिंग है तो उसके अंदर पहले डॉक्टर तारिक की टीम ने उसको बंद किया, और अगर कहीं ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो डॉक्टर अग्रते की टीम ने उसके अंदर ऑपरेशन करके उसका इलाज किया, और अल्टीमेटली ICU की टीम ने उसके अंदर घड़ी घड़ी ये बताया कि ये पेशेंट अब डिटेरिएट हो सकता है, इसके अंदर अब इस इलाज की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ डिले हो जाएगी तो वो पेशेंट जिस तरीके से निकल सकता है वो नहीं निकल सकता। सिमिलरली डॉक्टर सुमित की टीम के अंदर अगर वो एपिलेप्सी का इलाज कर रहे हैं, कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको वो दौरे पड़ते ही चले जाते हैं, उन्हें हमें बेहोश करके रखना पड़ता है। उस बीमारी को कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, मतलब एपिलेप्सी जो रुक ही नहीं रही,
उसका भी इलाज आईसीयू के बिना संभव नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके अंदर जो रीज़न है वो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, जो कि सड़क पे हादसे के साथ जो हमारे पास आते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया कैपिटल है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की। जितने सड़क पे हादसे हिंदुस्तान में होते हैं वो वर्ल्ड में कहीं इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने हिंदुस्तान में होते हैं। लेकिन उसको आने के बाद अगर सही टाइम पे आईसीयू का ट्रीटमेंट स्टार्ट पहले ही उनके अंदर ब्रेन का एक मेजर हिस्सा डैमेज हो जाता है और हम उनको चाह के भी ऑपरेशन के बाद भी वो फ़ायदा नहीं दे पाते अगर उनको उसके अंदर हम बचा नहीं पाए। जिसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। अगर उस गोल्डन आवर में न्यूरो आईसीयू की टीम ने उनके ऑक्सीजनेशन और उनके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उनके ब्लड प्रेशर को अगर ढंग से मैनेज नहीं किया तो वो पेशेंट चाहे फिर हम उसको किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट पे ले जाएं, उसका बचने का चांसेस बहुत कम है।